Yes, students. Today we are going to start our chapter 17, the era of Harsh, means the period of King Harshvardhan. After the fall of the Gupta dynasty, as we have read in chapter 16, uh, which was about Gupta dynasty. After the decline of Gupta dynasty, the country was disintegrated and many new kingdoms arose in India. तो उसके बाद जो कंट्री है वो डिसइंटीग्रेटेड मीन्स टुकड़ों में बट गई और कई नए नए किंगडम हो गई. ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्धमान डायनेस्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पावर अंडर देयर फर्स्ट रूलर प्रभाकर वर्धन who ruled from 580 CE to 605 CE. तो इस टाइम के दौरान जो वर्धमान डायनेस्टी थी, जो वर्धमान वंश था, वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पावर. उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया और उनका जो फर्स्ट रूलर था यानी द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धन, जिसने 500 ACCE से 605 CE तक राज किया. ही कंक्योर्ड मैनी प्लेसेस. उसने बहुत सारे प्लेसेस को जीता. कंक्योर्ड मीन्स उसने विजय हासिल की एंड एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम, और एक बहुत बड़ी किंगडम बनाई. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन राज्यवर्धन, और उसके बाद जो उसका बेटा राज्यवर्धन था वो गद्दी पर बैठा. टू द थ्रोन ऑफ थानेसर शशांक द रूलर ऑफ बंगाल गॉट हिम किल्ड. और जो बंगाल का रूलर था शशांक, उसने उसे मार दिया. नाउ हर्षवर्धन वॉज क्राउंड एज द किंग ऑफ स्थानविश्वरा, नाउ थानेसर हरियाणा, इन 606 CE. तो अब जो उसके बाद जो मतलब जो राज्यवर्धन था, उसके बाद जो उनका बेटा था हर्षवर्धन, वो गद्दी पर बैठा. जो आजकल हम हरियाणा में जिसको थानेसर जगह बोलते हैं, वो हरियाणा में है थानेसर. तो जो थानेसर है उस टाइम उसको स्थान विश्वरा बोला जाता था. तो वहाँ पर उसे गद्दी पर बिठाया गया. ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. उस टाइम वो सिर्फ 16 साल का था. ही नो अबाउट दिस वी नो अबाउट दिस पीरियड मेनली फ्रॉम 4 सोर्सेज. हमें इस जो पीरियड है, जो हर्ष का पीरियड है, इसके बारे में हमें 4 सोर्सेज से नॉलेज मिलती है. एक तो कंटेम्परेरी इंस्क्रिप्शंस, जो उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस थे. कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन. यानी हम हर्ष की बात कर रहे हैं तो हर्ष के पीरियड के में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए वो कॉइन्स और एक सिक्के एंड सम रॉक एडिक्ट्स, ट्रैवल अकाउंट ऑफ ह्यूनसंग, और ह्यूनसंग की जो ट्रैवल अकाउंट है वहाँ से हमें मिलता है लेखा जोखा हर्ष के टाइम का, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था. जिस तरह फाइयान था उसी तरह चाइनीज़ ट्रैवलर था ये भी. और हर्ष चरित्र रिटन बाय बाण भट्ट. और बाण भट्ट जो कवि था, जिस तरह कालिदास और भाष वगैरह ये सभी कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उसी तरह जो बाण भट्ट था उसने बुक लिखी थी हर्ष चरित्र. हर्ष, अगर हम इसको देखें हिंदी में देखें तो हर्ष राजा दोषा, हर्ष प्लस चरित. चरित का मतलब क्या होता है? जिसे हम चरित्र कहते हैं, यानी करेक्टर. ठीक है, उसने ये बुक संस्कृत में लिखी थी हर्ष चरित, यानी कि करेक्टर ऑफ हर्ष, किंग हर्ष. तो वहाँ से भी हमें उसके रूल के बारे में नॉलेज मिलती है. फिर उसके बाद प्रियादर्शिका नागानंद एंड रत्नावली रिटन बाय हर्ष हिमसेल्फ. और ये जो हर्ष चरित्र है ये तो बाण भट्ट ने लिखी थी, खुद हर्ष ने नहीं लिखी थी. लेकिन खुद हर्ष जो राजा था उसने बुक लिखी, जो एक तो प्रियदर्शिका थी,
एक नागानंद थी और एक ही रत्नावली थी। ये 3 बुक खुद हर्ष ने लिखी थी, ठीक है, वो खुद भी बहुत अच्छा स्कॉलर हुआ है, तो उसने ये बुक्स लिखी थी, यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। तो हमारे जो नॉलेज के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस, कोइंस एंड रॉक एडिक्ट्स, नंबर 2 travel account of Chinese travelers, and number 3 Harshcharitra written by Banbhat, and fourth is the literature written by Harsh himself, means Priyadarshika, Naganand and Ratnavali. These are some sources of information about the period of Harsh. And now we can see the empire of Harsh, that is given in the in pink color. तो ये जो आप जितनी जगह देख रहे हैं इंडिया के अंदर, ये सब हर्ष की थी। उसका जो साम्राज्य था वो इंडिया तक ही फैला हुआ था, इंडिया से बाहर नहीं था, जबकि जो पहले जो राजा थे उनका बाहर तक भी फैला हुआ था। उस टाइम इंडिया की बाउंड्री नहीं बनी थी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तो बाद में बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से जुड़ी हुई थी, ये सब बाद में अलग हुई। लेकिन जो हर्ष का जो साम्राज्य था वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था। कुछ एक पार्ट इसका नेपाल तक भी जाता था। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट हर्षवर्धन एम्पायर, मीन्स हर्षवर्धन का एम्पायर कैसा था, वो किस तरह से रूल करता था। यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रूल्ड फ्रॉम 606 CE to 647 CE। 606 से 647 तक राज किया इन्होंने। हिज एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार। तो आप देख सकते हैं कि आजकल जहाँ जहाँ ये स्टेट पड़ते हैं वहाँ वहाँ तक उसका साम्राज्य था। एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज ऑल पावरफुल। जो किंग था वो पूरे तरीके से पावरफुल था। ही वॉज द हेड ऑफ जुडिशियल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और जुडिशियल मीन्स जो न्यायिक जो काम होते हैं, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब का हेड वही होता था। ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी एंड लेड हिज फोर्सेस इन वॉर। तो वही जो खुद होता था वही कमांडर इन चीफ होता था, और अपनी युद्ध में अपनी फोर्सेस को लीड भी वही करता था। His administration was quite similar to that of the Guptas. Means his administration was very similar to the Guptas. He had a council of ministers to assist and advise him. There was a council of ministers who would help him and advise him what to do and what not to do. His ministers were known as sachivs or amatyas. मीन्स उस टाइम में जो मिनिस्टर्स हैं उनको सचिव या अमात्यस बोला जाता था, अमात्य बोला जाता था। द प्रोविंसेस वर ऑल्सो नोन एज भुक्तीस और देश। जो प्रोविंसेस थे उनको भुक्तीस और देश बोला जाता था। सेम चीज़, यही चीज़ उसमें बोली जाती थी। जो गुप्त पीरियड है उसमें भी यही बोली जाती थी। These were divided into विश्यास और प्रदेश, और इनको आगे विश्यास और प्रदेश में डिवाइड किया गया था। उपारिका वॉज हेड ऑफ द प्रोविंस। जो प्रोविंस होता था उसका हेड होता था, उसको उपारिका बोलते थे, उपारिका। हिज वर्क वॉज सुपरवाइज्ड बाय उपारिका महाराजा और कुमार मात्य, हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंस। मीन्स कि जो उपारिका होता था, उपारिका के ऊपर जो राजा का बेटा यानी कि प्रिंस जो होता था वो उपारिका महाराजा होता था। यानी उपारिका जो काम करेगा उसको कौन सुपरवाइज करेगा? उसको सुपरवाइज करेगा एक राजकुमार, जिसको उपारिका महाराजा कहते थे या कुमार मात्य कहते थे। देयर वर विलेज पंचायत विच वर हेडेड बाय ग्रामिक। और ये तो टाउन प्रोविंस जो होते थे उनका तो उपारिका होता था, लेकिन जो विलेज होते थे, जो विलेज पंचायत होती थी, जैसे आजकल सरपंच होता है, तो उस टाइम होता था ग्रामिक। ही लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस। देयर वर अदर ऑफिशियल्स ऑल्सो टू हेल्प द ग्रामिक। और फिर ग्रामिक की हेल्प करने के लिए दूसरे ऑफिशियल्स भी होते थे। हर्ष वॉज अ बेनेवोलेंट रूलर। यानी हर्ष एक बहुत ही ज़्यादा we can say is a loving ruler. He built temples,
चैत्यास, विहार, धर्मशालास, स्कूल्स एटसेट्रा। तो ये सब कुछ उन्होंने बनाया। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रांटेड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम 200 विलेजेस फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको कहाँ से इनकम होती थी? रिसीव्ड फ्रॉम 200 विलेजेस। 200 विलेजेस से उसकी जो है इनकम आती थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस के लिए 200 जो गांव हैं वहाँ से इनकम आती थी उनके पास। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट रिलीजियन, मीन्स विच रिलीजियन वॉज पॉपुलर एट दैट टाइम। इन द बिगिनिंग हर्ष वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा। शुरू में जो हर्ष था वो शिवा का डिवोटी था, मीन्स कि जो शिव है उनका वो भक्त था। एंड वर्शिप्ड शिवा एंड सूर्या, और वो शिव और सूर्य की जो है पूजा किया करता था। सम कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन फरुखाबाद यूपी, और कुछ कॉइन्स तो फरुखाबाद यूपी के अंदर भी मिले हैं, बियरिंग इमेजेस ऑफ पार्वती एंड सूर्य, जिसमें कुछ सिक्के हैं जिन पे पार्वती की इमेजेस हैं, कुछ सिक्के हैं जिन पे सूर्य की इमेजेस हैं। बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ह्यूनसंग देयर वॉज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिम। लेकिन जब जो चाइनीज़ ट्रैवलर आया था ह्यूनसंग, तो उसके बाद जो बुद्धिज्म है उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। यानी कि चाइनीज़ ट्रैवलर ये ह्यूनसंग के बाद जो हर्षवर्धन है उसने बौद्ध धर्म में भी विश्वास करना शुरू कर दिया। ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड ऑल द रिलीजन्स। लेकिन उसके मतलब रूल में, उसके शासन में कोई भी ये नहीं था कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में ही मतलब कि उसकी बहुत वो पॉपुलर था, ऐसा नहीं है। क्योंकि राजा जो है वो हर एक रिलीजन के लिए रिस्पेक्टफुल था। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द किंग कि आपकी रिलीजियस जो सिचुएशन है वो क्या है। अगर आपका राजा किसी एक धर्म में ज़्यादा विश्वास करता है तो आप लोग भी क्या सोचते हैं? आप भी यही सोचते हैं कि हम भी, प्रजा भी वैसा ही करती है अपने राजा को खुश करने के लिए। लेकिन जो हर्ष था वो टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल था टुवर्ड ऑल द रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं सारे रिलीजन्स के लिए। वैष्णविज्म एंड शैविज्म वर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। वैष्णविज्म मीन्स जो विष्णु के भक्त थे, और शैविज्म जो शिव के भक्त थे, वर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट। ये दो सेक्ट, ये दो जो जिसे हम कह सकते हैं मत, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए इस पीरियड में। ये दोनों हिंदुइज्म है। हर्ष यूज टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस एट प्रयाग। प्रयाग जो है जगह ये इलाहाबाद में है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिलती हैं, इसीलिए इस जगह को संगम बोला गया है। ठीक है, तो वो प्रयाग के अंदर इन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता था एवरी 5 years, हर 5 साल के अंदर। ठीक है, एट दिस ओकेजन ही यूज टू गिव आर्म्स या दान टू अबाउट 5 लाख नीडी एंड पुअर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। यानी 5 साल में जब ये प्रयाग आता था और कॉन्फ्रेंस करता था, तो उस टाइम ये कम से कम 5 लाख जो ज़रूरतमंद और जो गरीब लोग होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सबको दान देता था। आर्म्स का मतलब क्या होता है? दान देना। ठीक है, उनको दान दिया करता था। जो भी उसका कोष था, उसका जो राजकोष था, उसमें से दान दिया करता था वो। हर्ष यूज टू गिव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स। हर्ष यूज टू गिव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स, चाहे क्लोथ्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, एटसेट्रा, कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो जो पिछले 5 सालों में उसने जो कुछ भी कलेक्ट किया है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो गहने हों, वेल्थ उसका धन हो, बिलोंगिंग कुछ भी हो, वो सब कुछ दान दे देता था। ही वुड देन रिक्वेस्ट हिज सिस्टर राजश्री टू गिव हिम क्लॉथ्स टू वियर। अपना सब कुछ दान देने के बाद फिर वो अपनी सिस्टर राजश्री से कहता था कि वो उसे कपड़े दे पहनने के लिए। यानी 5 साल में तो उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ दान कर देता था।
अपने कपड़े तक भी दान कर देता था, फिर वो अपनी सिस्टर को बोलता था कि मुझे कपड़े दो पहनने के लिए। दिस वॉज रिपीटेड आफ्टर एवरी 5 years, और ये हर 5 सालों के बाद रिपीट होता था एट द टाइम ऑफ माघ मेला एट प्रयाग। और जब माघ माघ क्या है बेटा, जो एक हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महीनों के नाम है वो अलग होते हैं, जैसे माघ, पोष, फाल्गुन, है ना। तो माघ भी एक मंथ का नाम है, जैसे जनवरी फरवरी होते हैं। तो प्रयाग में ये माघ के मेले में ये 5 सालों बाद जो ये काम रिपीट करता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर्ष जो है वो बहुत ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट था, बहुत अच्छा राजा था, लोगों के बारे में सोचता था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि हर्ष के टाइम में किस तरह की सोशल कंडीशन थी और किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन थी। तो आज हमने क्या किया है कि जो गुप्त पीरियड है, गुप्त पीरियड के बाद वर्धमान डायनेस्टी आई, और जिसका सबसे पहला राजा कौन था, जिसका सबसे पहला राजा था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का जो बेटा था वो था राज्यवर्धन। ठीक है, और लेकिन उसको एक बंगाल के रूलर शशांक ने मार दिया था। एंड देन हर्षवर्धन क्राउंड एज अ किंग at Thanesar, now in Thanesar in Haryana. At that time it was called स्थान विश्वरा। ओके, और फिर उसके बाद जो हमें देयर आर मेनली 4 sources of information about Harsh period, and that was contemporary inscriptions, coins and rock edicts, then travel of Gyantasang, then who was a Chinese traveler, and Harsh Charitra, book Harsh Charitra written by Banbhat, and then the books written by Harsh himself, including Priyadarshika, Naganand, and Ratnavali, etc. And then we have read about the administration of Harsh period, means how was the administration. The king was all powerful, and he was also the commander in chief, and then he had a council of ministers to assist and advised him. Okay, the ministers were known as sachivs or amatyas, we can say, and provinces were known as bhuktis or desh. Okay, and these were further divided into vishyas or pradesh. Uparika was the head of the province, and then he was supervised by Uparik Maharaja or Kumar Matya, who was normally a prince. Okay, and then the panchayat. So we can say the villages were headed by Gramik, and he looked after the needs of the villages and the other officials also to help the Gramik. And then Harsh built temples, chaityas, viharas, dharmshalas, schools, etc. And also developed Nalanda universities. ठीक है, and if we talk about the religion, then we can say that every religion was the same in the eyes of Harshvardhan. He was you know we can say he was tolerant and respectful towards all the religions. Okay, but Shaivism and Vaishnavism, these are most popular religions at that time. Okay, and the unique thing about Harshvardhan is that in every 5 years he donated all his wealth and belongings to poor and needy people. And I think this was the only ruler who did this. Okay, so we can say that Harsh was very popular ruler among the uh, the people. They loved him a lot. ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ है। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा, और अभी आप इस लेसन को दोबारा से रीड करेंगे,
पूरे लेसन को दो जो पेजेस आपके हुए हैं इनको आप फिर से रीड करेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।